अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वंस अगेन बैक इन द न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन को, मेरे तमाम देखने वाले बच्चों को इस campus.p के ऑफिशियल पोर्टल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये जो टाइम आपका बीच में लेक्चर्स का होता है इसे आप प्रोडक्टिव जगह पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो वर्कशीट्स सॉल्व कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को वक्तन फ़वक्तन मेरे साथ शेयर कर रहे हैं थ्रू मैसेंजर, थ्रू सम पोस्ट और थ्रू सम अदर मीडिया। तो अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। आपके सवालात देख के यकीन करें हमेशा अच्छा लगता है। कभी भी आपके सवालात देख के कोफ्त नहीं होती, बुरा नहीं लगता, हमेशा अच्छा लगता है। सो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन इज़ अ सोर्स ऑफ लर्निंग, इज़ अ वे ऑफ लर्निंग, इज़ अ स्टेप ऑफ लर्निंग। सो इफ़ यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि यहाँ आप समझ नहीं रहे, यहाँ आप समझना चाह नहीं रहे। सो अच्छा जी, तो कुछ बच्चों के बड़े बेसिक सवालात थे, इंतहाई बेसिक। वो इंतहाई बेसिक सवालात के जवाबात मैंने कोशिश तो की कि दे दूं, लेकिन साथ ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि इस लेवल पे इतने बेसिक सवालात ना पूछा करें। बिकॉज अगर इस लेवल पे आप एफएससी करने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बाद इंतहाई बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर ये लम्हा फ़िक्री है। यानी कि इफ़ समवन इज़ आस्किंग 1/2 × 4 क्या होता है, तो ये तो बड़ी बेसिक बात है। 1/2 × 4 = 2, मतलब हाफ ऑफ 4 = 2, तो बड़ी बेसिक बात है। वालेकुम अस्सलाम लारिश अक्सा, वालेकुम अस्सलाम हमदाना, वालेकुम अस्सलाम। आई हैव मिस्ड फ्यू कमेंट्स, बात चल रही थी तो मैं देख नहीं सका। ओके सर, ये बुक कौन सी है? ओह सही सर, तस्वीर। ओके ओके सर। मुनीब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जैसे मेरे पास इस वक्त 61 बच्चे हैं। सर आप कैसे हैं? बेटा मैं पहले जैसा हूँ, मैं बिल्कुल पहले जैसा पहले था वैसे ही हूँ। आयज़ा ख़ान, आयज़ा बेटी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। Previously in the last lecture, in the last episode of physics, we have talked about moment of inertia. Moment of inertia मैंने अपने बच्चियों को समझाने की कोशिश की थी, that is mr², right? सर अभी सो कर आए हैं आप? मुताहिर नहीं यार, सो के तो नहीं मैं आया, पर ऑल्दो मैं रात बहुत लेट सोया था। आई वाज डूइंग सम टास्क। सर आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। नहीं अच्छी बुरी तो तबीयत है, क्या हो गया? आई एम गुड सर, तुसी कैसे हो बेटी? मैं आई एम गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। रबिया ए ओए, रबिया वाह ए ओए वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, mr²। अच्छा, उसके बाद आज जो बात करनी है दैट इज ऑन एंगुलर मोमेंटम। लो जी, तवज्जो आप लोगों ने जरा मेरी तरफ कर लेनी है, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझने। लो भाई, अगर तवज्जो है तो बात शुरू करूं। मैं ठीक हूँ। नुमान जानी, अरूशे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूशे बेटी। अच्छा जी, तवज्जो है, बात शुरू करें। 70 किड्स हो गए आज, अल्लाह भी आज लगता है वंडना पड़ेगा। 70 बच्चे आ गए, खैरियत हो सही। तो तवज्जो अब आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए फॉर कपल ऑफ मिनट्स, बिकॉज दो कॉन्सेप्ट्स आपको देके दो कॉन्सेप्ट्स पर सवाल फेंकने हैं। दोनों कॉन्सेप्ट सवाल की जरिए से पूछ रहे हैं। हाँ, अब मुझे समझ आई आप लोगों को मैं थका क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ, वरना आपसे पहले मेरा एक लेक्चर हो चुका होता है। थोड़ा सा बंदा ना वार्म अप हो जाता है। तो जैसे डीजल गाड़ी को ऑन करें ना तो वो ठंडी होती है, 5-7 मिनट के बाद गर्म होती है। तो मैं भी ऐसे 5-7 मिनट के बाद गर्म होगा। मोमिना जी सर, ईमान यस सर। ले जी, बात को शुरू करते हैं। एंगुलर मोमेंटम समझना है। एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए लेट्स से हम कहते हैं कि दिस इज अ सर्कुलर पाथ, और एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। मान लीजिए कि वो बॉडी, ये एक बॉल है जो एक रोप के साथ, एक रस्सी के साथ बांधा गया। लेट्स से मान लीजिए कि इस बॉल का मास m है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब इतनी बेसिक्स तो आप लोगों की बन चुकी हैं कि अगर तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो एक तो वेलोसिटी उसकी घूमने की वेलोसिटी होती है, उसे ओमेगा कहते हैं, और एक वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। मैं एंगुलर मोमेंटम समझाने लगा हूं, जरा बात को गौर से सुनना आप लोगों ने। देखिएगा, दिस बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, ये लीनियर वेलोसिटी है। तो बेटा अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी है तो इसका लीनियर मोमेंटम भी होगा, विच इज इक्वल टू m.v।
एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, जरा दोनों सुन लीजिएगा। मैंने आपको मैसेंजर पे सवाल पूछा था, बेटी मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिएगा। अच्छा, इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिस तरह आप वहाँ पे कहते थे मोमेंटम के लिए, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, अब आप इसको यहाँ पे कहेंगे इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, के सर्कल में घूमने वाली बॉडी की मोशन की क्वांटिटी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है डिफाइन करने का? एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। अब तवज्जो के साथ बात सुननी है मेरा बच्चा। मैंने कह दिया ये क्रॉस प्रोडक्ट है रेडियस और लीनियर मोमेंटम का, अगर इसे ओपन करूं, खोल लूं, तो ये आर पी साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। मेरा पुत्र एक बात याद रखनी है, मैथमेटिक्स का असूल है, मैथमेटिक्स का लॉ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। याद रख लो, टेंजेंट और रेडियस में जाविया एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। मैथमेटिक्स में जब हम मैट्रिक में थे हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास कहानी कुछ इस तरह से बनेगी, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा साइन 90 इज 1। सो एल इज इक्वल टू आर पी, पी बोले तो एम वी, ये क्या बन गया एम वी आर। सो मेरे पास दो फॉर्मूलाज हो गए मोमेंटम के, एक फार्मूला हो गया आर क्रॉस पी, एक फार्मूला हो गया एम वी आर का। मेरी जान, वी हैव गॉट टू फार्मूलाज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मगर बात यहाँ पे नहीं टिकनी, बात यहाँ पे नहीं रुकनी, बात मजीद आगे लेके जाते हैं। अनीसा बेटी, दानिया बच्चे, क्या हाल है? तैयबा बच्चे, शाबाश। हमने भी पढ़ा है सर जी। जी बेटा अनीसा, पढ़ा आपने, बिल्कुल ऑब्वियसली मैट्रिक में पढ़ा हुआ। इसे आगे चलते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को मजीद खोलूँ, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर, सो एल इज इक्वल्स टू एम वी बोले तो आर ओमेगा इंटू आर, सो एल इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। आय हाय हाय, बड़ा मजे का रिलेशन आने लगा है, तवज्जो रखनी है जरा। एल इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था, सो एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तीसरा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। यार अब बात मेरी सुननी है बड़े गौर से, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। जब हम छोटे थे, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में हमने मोमेंटम का जिक्र किया था। हम वहां पे कह रहे थे कि भाई लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट, जुमले पे गौर करना, बड़ा प्यारा जुमला, खूबसूरत जुमला, झूम उठोगे जुमले पे। हमने कहा था लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करें? प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो एंगुलर मास। कल बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का मुतबादिल है। सो एल इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मास एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो दोनों फार्मूला में कितनी रिजेम्बलेंस है। वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मास बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम है। अब एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की मेरा पुत्र दो किस्में होती हैं। दो किस्में कौन कौन सी हैं? एक है एल एस बोले तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक है एल ओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल एस की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एल एस व्हेन द बॉडी इज स्पिनिंग, सो अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के गिर्द अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। सो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिनिंग मोशन। तो अर्थ का स्पिनिंग मोमेंटम जो होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके अलावा जिस तरह वो बैले डांसर घूमती है, उसके घूमने का जो मोमेंटम है दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वो पप्पू डोल वाला गले में डोल डाल के जब घूमना शुरू करता है दैट इज स्पिनिंग मोशन, उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है। इसी तरह ऑर्बिटल की एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये ऑर्बिटल मोशन है। इस वक्त अर्थ का जो ऑर्बिट करने का मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा यार, इसी तरह याद रखिएगा जिस तरह देखो बात अब यहाँ पे गौर वाली क्या है, बात अहम क्या है, बात इंपॉर्टेंट क्या है।
मैंने जब चैप्टर 5 शुरू किया था, मैंने वहाँ पे एक बात इसलिए बोली थी ताकि आप साथ उसको लेके चलें। मैंने वहाँ पे बोला था कि मेरा पुत्र याद रखना, हमने चैप्टर नंबर 5 में जो तमाम चीज़ें चैप्टर 3 में पढ़ ली है ना, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करना सर्कुलर मोशन के लिए। आपको याद होगा जब आपने चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम पढ़ा था, तो मोमेंटम के बिल्कुल अगला टॉपिक था मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। याद है वहाँ पे आपने क्या कहा था? अगर मैं उसे एक दफ़ा रिपीट करूँ तो बस ज़रा वो सुन लेना, फिर उसके बाद इस चैप्टर 5 पे आऊँगा। मैंने वहाँ पे कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। लो भाई गौर करना है, मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। दानिया बच्चे ठीक है जी, आपने सही कहा। यस, आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया था। देख यार आज तो ज्यादती हो गई। चलो ये टॉपिक समझ लो, फिर चैप्टर नंबर 4 पे आता हूँ। चैप्टर नंबर 4 5 मिनट में हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद चैप्टर 5 ही शुरू करवाना। अच्छा फिर ये पॉइंट देख लो बस, अ बिग ब्लंडर। अच्छा जी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी इज व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज डेल्टा पी को मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम है, ये डेल्टा एल हो जाएगा ओवर डेल्टा टी। और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है उसका रिप्लेसमेंट टॉर्क है। तो हमारे पास टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला ये भी आता है। ये बात आप लोग अभी लिख लें एक सेपरेट पेज पे, इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 5 दोबारा शुरू करवाऊंगा आज के बाद कल के लेक्चर में, तो आपका ये पॉइंट, ये टॉपिक ऑलरेडी क्लियर होगा। मुझे हंसी भी आ रही है और अजीब भी लग रहा है। व्हाट हैपेंड? जी जी, ओए तुम लोग बड़े सियाने हो। मैंने एक टॉपिक भड़का दिए तुम लोगों को, टॉपिक के बाद याद आया कि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। वो आदत है कि आते साथ ही हम पहले चैप्टर नंबर 5 पे बात करते हैं, फिर 4 पे बात करते हैं। तो मैं उसी हिसाब से अपना बड़े मज़े से मस्त होकर कर गया। तो आप लोग भी बड़े होशियार बैठे हुए, आप लोगों ने भी मुझे अब ऐसा लगता है थक गए हैं। पुत्र एक्स्ट्रा नॉल्ड गेन, पता नहीं नोमी आपने क्या लिखा। सो एक ब्लंडर हो गया। लेट्स कम बैक, वापस उसी जगह पे आते हैं, चैप्टर 4 पे बात करते हैं। ये ज़रा नोट कर लीजिएगा चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें जब जहन में होंगी तो चैप्टर नंबर 5 पे बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो दुर आहो, अजीब काम हो गया। चैप्टर 4 पे आते हैं यार, बड़े मज़े से मैं हैं जज्बाती हो गए, शुरू हो गया था, अब खोता खूह में गिर गया। मैं चैप्टर 4 ना 15-20 मिनट में ख़त्म करना ना, मेन पोर्शन तो उसका हो गया। बस सर कल मैंने आधी क्लास ली थी, बताओ बच्चे आपने आधी क्लास क्यों ली थी कल? वे वर यू, पूरी क्लास क्यों नहीं ली पुत्र? हाँ जी मुताहिर। अच्छा यार वापस आ जाओ। अब तो तुम लोगों का देखो एक मुफ्त का टॉपिक हो गया, इसे कहते हैं कि साथ एक फ्री। तुम्हारा चैप्टर 4 तो जहाँ से होना है वो तो होना है। मैंने तुम्हें एक एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है मुफ्त में दे दिया, जाओ याशी करो। देखो तुम्हारा गलती से भी नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो वापस आते हैं जी, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 पे वर्क एंड एनर्जी पे। मैं आपको लास्ट टाइम एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स बता चुका था, उन यूनिट से रिलेटेड जो कन्वर्जन थी वो बता चुका था। तो बख्तावर बेटी आपका कौन सा टेस्ट था? अच्छा यार उससे आगे चलते हैं। मैंने आज जो बात बेटे फील्ड की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं सर, आज तो सही गेम हो गई सर के साथ। जी अच्छा ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। वीडियो सर, वीडियो मोबाइल में बच्चे वीडियो नहीं आ रही तो अपना पेज रिफ्रेश कर लें, वीडियो आ जाएगी आपको। आपका में भी नेट स्लो हो जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही। ले जी बात शुरू करते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड, कोई भी फील्ड, सर जरा देखिएगा वीडियो स्टक हो रही है, मेरा ख्याल है नहीं हो रही। कोई कह रहा है स्टक हो रही है, कोई कह रहा है स्टक नहीं हो रही। ऑल गुड, सही चल रही है। चलें जी बच्चों सही चल रही है, जस्ट रिफ्रेश द पेज। कंजर्वेटिव फील्ड, किसी भी फील्ड बहुत सारी किस्मों की हैं। आप फील्ड के मुतालिक बेसिक नॉलेज अपना ले चुके हैं। आप ग्रेविटेशनल फील्ड से वाकिफ़ हैं, आप सेकेंडरी में इलेक्ट्रिक फील्ड से वाकिफ़ हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड से वाकिफ़ हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वाकिफ़ हैं। तो आप बहुत सारी फील्ड से वाकिफ़ हैं। अब वो फील्ड जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हों वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा वो 2 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। अगर तो उस फील्ड में जो वर्क डन है W इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, अगर काम जो है वर्क डन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ से रास्ते से इंडिपेंडेंट हो, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दोनों को तसल्ली के साथ समझाऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी वर्क डन
एनक्लोज्ड पाथ इज जीरो। अगर तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कोई भी फील्ड सेटिस्फाई करती हो तो हम उसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। अब तवज्जो के साथ पुत्र मेरा बच्चा मेरी तरफ आ जाओ, अब मतलब मेरी तरफ से मुराद ये बोर्ड की तरफ आ जाओ, तवज्जो के साथ सुनना, नमरा बच्चे, हसनैन, अदानिया, तवज्जो के साथ सुनना मेरा पुत्र। अब पहली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हमने किताब में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि सपोज कर लें कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, टी शेप बिल्डिंग है, उस टी शेप बिल्डिंग के टॉप तक, उसकी छत तक हम एक बॉल लेके जाना। फॉर एग्जांपल ये वो टी शेप बिल्डिंग है और इस टी शेप बिल्डिंग के टॉप पे, टॉप बोले तो यहाँ तक हम एक बॉल लेके आना है। यहाँ से हम तीन रास्ते अडॉप्ट कर सकते हैं, तीन रास्ते जो हैं फॉलो कर सकते हैं। एक रास्ता तो हम ये फॉलो कर सकते थे, अब ऊपर से ये वाला रास्ता फॉलो करते, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, रास्ता क्या ए सी बी। दूसरा रास्ता हम ये फॉलो कर सकते थे, नीचे से पहले बेस तक जाते फिर बिल्डिंग के टॉप तक जाते, एक रास्ता ये था, इस रास्ते को हम कहते हैं ए डी बी। और एक रास्ता तो डायरेक्ट हम किक मार के रोनाल्डो बन के इस बॉल को ऊपर छत तक पहुंचा सकते थे। अब जुमले पे गौर कीजिएगा, हमने वहां पे करके देखा था भाईजान, जौन सा मर्जी पाथ अडॉप्ट कर लें, इधर ए सी बी, इधर ए डी बी और इधर ए टू बी डायरेक्टली, इन ऑल द पाथ द टोटल वर्क वाज mgh। तो हमने यहाँ पे साबित किया था कि भाई जो वर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो ये थी, हमने करके देखा था इन अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ किसे कहते हैं कि भाई जहां से बॉडी ने सफर शुरू किया हो उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस उसी जगह पे आ जाए जहां से सफर शुरू किया हो। क्लोज पाथ का मतलब होता है कि जो बॉडी की इनिशियल पोजीशन है वही बॉडी की फाइनल पोजीशन हो। इसमें वर्क डन क्या था, ऊपर जाते हुए -mgh निकाला था, यहाँ 0 था, नीचे आते हुए mgh हो गया और यहाँ से नीचे आते हुए mgh हो गया और यहाँ से इधर आते हुए 0 हो गया। सो टोटल वर्क इज -mgh + 0 + mgh 0, टोटल वर्क इन अ क्लोज पाथ वाज 0। सो इसमें कौन सी फील्ड थी, दिस वाज ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही थी, लिहाजा हम कहते थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज कौन सी, कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फील्ड की कितनी एग्जांपल्स हैं। किताब में 3 लिखी हुई हैं, एक और साथ लिख लें, पता चल जाएगा आपको। क्यों ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ, किताब में अगर आप सफ़ा नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 84 है, 84 की लेफ्ट साइड पे 84 के लेफ्ट पेज की लेफ्ट साइड पे एक फॉर इन्फॉर्मेशन का गुलाबी रंग का डब्बा बना हुआ है, उसमें कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। सो अगर आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स पता होंगी तो आप अगले एमसीक्यूज का जवाब दे सकेंगे। एमसीक्यू इस तरह का पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर तो आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का पता होगा तो ही आप जवाब देने के काबिल होंगे। सो वो कौन कौन से जरा सुन लीजिएगा। कंजर्वेटिव फील्ड इज, व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, पहली है ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है, दूसरी इलेक्ट्रिक भी कंजर्वेटिव है, तीसरी मैग्नेटिक भी कंजर्वेटिव है। किताब में जो है ना मैग्नेटिक का जिक्र नहीं किया हुआ, किताब में ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और एक है इलास्टिक स्प्रिंग, ये किताब में नाम लिखे हुए। सो मैग्नेटिक का नाम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम किताब में दर्ज नहीं है, वो आप लोग जरा लिख लें, मैंने आपको बता दिया। इससे आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, से आगे मूव कीजिएगा। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलास्टिक स्प्रिंग, यानी 5 मैंने आपको बताई हैं। सो दिस वन इज द 5th वन, ये स्लैश के साथ नहीं है, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5th वन। 5 एग्जांपल्स मैंने बता दी, और जो नॉन कंजर्वेटिव है उनकी भी एग्जांपल सुन लें। जो नॉन कंजर्वेटिव आम तौर पे पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो मोस्ट कॉमनली पूछी जाती हैं। इलास्टिक जी, मुताहिर जी बिल्कुल, इलास्टिक में उन्होंने लिखा जो मोस्ट कॉमनली पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। दे आर, सबसे पहले एयर फ्रिक्शन की फोर्स, सिंपल रिटार्डेशन की फोर्स, फिर उसके बाद सरफेस टेंशन,
रिएक्शन की फोर्स, रिएक्शन फोर्स। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स। सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव कंसिडर की जाती हैं। इनके अलावा एक दो और हैं, यस एक और है टेंशन इन स्ट्रिंग, और एक और लिख लीजिए अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स ड्रैग फोर्स का ही दूसरा नाम है, ड्रैग फोर्स की सिमिलर होती है, उसी जैसी होती है। सो वी हैव गॉट 7 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, 7 एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की आ गई हमारे पास, ठीक है जी। सो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई, बात डिस्कस होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, और मजे की बात यह है कि उस सवाल का जवाब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अब आपने सोचना और सोच के उस सवाल का जवाब देना है कि सर ने इसका जवाब ऑलरेडी पहले बता दिया, वह सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि वो सवाल आपको याद है कि नहीं, वो सवाल पूछने लगा। गौर कीजिएगा, सवाल है कुछ इस तरह से, एक सवाल है कुछ इस तरह, स्लोप ऑफ फॉलोइंग कर्व इज। एक कर्व आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं यार, उसकी स्लोप तो मुझे बताओ क्या है। कर्व कुछ इस तरह से, यहां पे हम ले रहे हैं एनर्जी को और यहां पे हम ले रहे हैं टाइम को, इसकी स्लोप ऑफ द फॉलोइंग कर्व, सवाल पूरा have the dimensions option A ml2t minus 3, option B ml2t minus 2, option C ml minus 3t minus 1, option D none। सो क्या ख्याल है इस कर्व की, जो कर्व, आए हाय हाय बच्चे छा गए हैं, फरासत अलीशा बेटी छा गई, तो करो लोके थैंक यू। तुम अपनी अकेली बातें करी जा रहे हो हैं, और तुम ठीक तो हो ना, अकेली बातें करी जा रहे हो, अपने आप के साथ बातें कर रहे हो हैं, ये कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहे हो, तो क्या चक्कर है? मेरा ख्याल है तुम कुछ सेटिंग वेटिंग करने के चक्करों में हो। बस तवज्जो मेरी तरफ रखो, बाद में करना, मेरे काम मैसेंजर के करने वाले होते हैं। तो स्लोप ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैव द डायमेंशंस, इस कर्व की डायमेंशंस, स्लोप की डायमेंशंस क्या होंगी? जिन बच्चों ने तो जवाब दिए शाबाश, यूनिक की बाइक आपकी हो गई। सवाल था इसकी स्लोप, इसकी यार आप देखें बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको पता चल गया कि स्लोप इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो अब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे अगर एनर्जी है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम बोले तो पावर, सो यू नो दैट इट इज पावर, तो आप जानते हैं कि ये पावर है। सो इफ यू नो इट इज पावर, तो फिर आप ये भी जानते हैं कि पावर इज जाउल पर सेकेंड, जाउल बोले तो ml2t minus 2 ओवर टी, ये बन जाएगा ml2t minus 3। सो इट इज ऑप्शन ए। गुड, ग्रेट, एक्चुअली शाबाश। तो आपके पास सही ऑप्शन आ गई, सेल वाली बाइक। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। इसी तरह एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है पावर से रिलेटेड ही, व्हाट इज मेंट बाय इन, हलीमा ढूंढ रहा है कंफर्म जानती। अच्छा जी, तो यार बात आगे मैं करने लगे थे, बेटा हलीमा ढूंढ रहा है, उसको हलीम मिलनी है सिर्फ, वो भी नान के बगैर। अच्छा, मैं कहने लगा था कि जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। अब जरा इंस्टेंटेनियस पावर देखिएगा, मैं इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया करता हूँ कि आपके पास घर में एक मशीन है जो एक खास वर्क एक खास टाइम में कर रही है। सो पावर उसकी क्या होगी? इट्स पावर विल बी रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब आपने उस मशीन को चलाना शुरू किया और वो मशीन काम कर रही है। अब बख्तावर बेटी, तैयबा बच्ची, तवज्जो जरा मेरी तरफ पुत्र, ज़ैनब बेटा तवज्जो मेरी तरफ। अच्छा, जब से क्लास स्टार्ट हुई है मेरा नेट नहीं चल रहा तैयबा। तैयबा बेटा नेट उसकी नज़र की वजह से नहीं चल रहा, आपने बिल नहीं पे किया या आपने पैकेज नहीं करवाया, असल वजह ये है। अगर फिर भी नहीं है तो आप अपना ना फ़ोन रिस्टार्ट कर लें। अच्छा, तो तवज्जो मेरी तरफ मुताहर बेटा, यहाँ से लानत आएगी और मुंह पे आपके आगे बजेगी, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सवाल क्या था? सवाल ये था कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या है। तो तवज्जो कीजिएगा, व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस पावर। मैंने कहा वो मशीन सुबह से लेकर शाम तक काम करती चली जा रही है। इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से बिल्कुल मिलता जुलता। वहाँ पे आप कहते थे कि एक छोटे से लम्हे के लिए वेलोसिटी की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी तरह वो मशीन सुबह से शाम तक काम कर रही है, एक छोटे से लम्हे में जो उसकी पावर थी वो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर है।
सो जरा देखिएगा, तवज्जो इधर कीजिएगा। व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंट इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पर लिमिट लगा के आपने टाइम को जीरो के इक्वल कर दिया। सो उसकी डेफिनेशन क्या है जी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W ओवर डेल्टा T, यानी कि पावर की लिमिटिंग वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू वेयर डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो, के जब डेल्टा T की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए उस वक्त पावर को हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। हमारा इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, यस शाबाश। इसी तरह एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, जरा वो भी सुन लीजिएगा। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इसको अगर मैं खोलूं तो पावर यूं भी लिखी जा सकती है, P इज इक्वल टू FV कॉज ऑफ थीटा, गॉट इट। सो ये सिंपल सी बात होगी मेरे पास, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह पावर के मजीद 2-4 यूनिट्स हैं, वो भी जरा देख लीजिएगा। पावर के यार मजीद 2-4 यूनिट्स हैं, जरा वो भी देख लीजिएगा। वन, द पावर इज सिंपली डिफाइंड, यूनिट्स की बात करने लगा था। फर्स्ट, पावर इज सिंपली रिटन एज इन वॉट, वॉट बोले तो जाउल्स पर सेकेंड, वॉट को जाउल पर सेकेंड भी बोलते हैं। इसी तरह इसका कॉर यूनिट है KW, KW बोले तो किलोवाट, किलोवाट बोले तो 10⁻³ वॉट्स, राइट, एक ये यूनिट हो गया। इसी तरह इसका एक और बड़ा मशहूर यूनिट है, दैट यूनिट इज HP, हॉर्स पावर। आपके घरों में जो आमतौर पे पानी की मोटर्स लगी होती हैं वो 1 हॉर्स पावर की हैं, 2 हॉर्स पावर की होती हैं। इवन ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में अगर किसी को गाड़ी के शौक है, सुपर कार्स को फॉलो करता है, स्पोर्ट्स कार्स को फॉलो करता है, तो आइडिया होगा कि पोर्शे, BMW, फेरारी, इनके इंजन्स की पावर को भी हॉर्स पावर में जो है ना वो मेजर किया जाता है। कोमल का सवाल आ गया, व्हेन इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर देन पावर इज यूनिफॉर्म। ठीक है जी कोमल, सेम कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का सेम कॉन्सेप्ट वही, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं, इस कॉन्सेप्ट से इसको देखा नहीं जाता, मतलब इस तरह का सवाल इसका बनता नहीं है, इसलिए मैंने इस बात को डिस्कस नहीं करवाया। ऑब्वियसली अगर इंस्टेंटेनियस पावर चलती चली जा रही है, एवरेज पावर के इक्वल आती जा रही है, इसका मतलब है कि भाई पावर यूनिफॉर्म है, पावर एक ही है। अच्छा जी, इट इज़ नॉट 760, 1 हॉर्स पावर इज एक्चुअली 746 वाट, राइट। अब मज़े की बात यह है, क्योंकि आप लोग MD कैट वाले हो, तो MD कैट वालों को कन्वर्जन्स का बड़ा रौला रहता है। अक्सर सवाल आ जाता है, आय हाय हाय, 1 HP इन FPS सिस्टम, इसकी वैल्यू क्या होगी। FPS सिस्टम में तो पहले हमें यही नहीं पता होता कि FPS सिस्टम में पावर के यूनिट्स क्या हैं। तो भाई FPS सिस्टम में पावर के यूनिट्स क्या होंगे, अब वहाँ पे कैसे आप बताएंगे, सोचिए ज़रा। सर जी मेरान GLSAV की हॉर्स पावर में ई दी जाती, जी बिल्कुल, जो उसकी भी हॉर्स पावर में दी जाती, ठीक होगी जी। तलहा अच्छू, ठीक है, आपका नाम मेरे जहन में बस यही आया। अच्छा, अब FPS सिस्टम में पावर के यूनिट्स क्या होंगे, तो FPS सिस्टम में पावर के यूनिट्स बनाने के लिए ज़रा सोचो तुम्हें करना क्या पड़ेगा। FPS सिस्टम में तो मैं बता चुका हूँ कि F बोले तो फुट, ये फुट के लिए, और ये फोर्स बोले तो पाउंड के लिए। तो मैं सिखा रहा हूँ कि कन्वर्जन्स कैसे करनी है, और ये जो है ये सेकंड्स के लिए। तो अब ज़रा देखो, गौर करो, तवज्जो करो, जो पावर है वो है क्या, पावर इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क बोले तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो पावर के यूनिट FPS में होंगे क्या, जो फोर्स है दैट इज मेजर्ड इन पाउंड्स, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन फुट्स, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो FPS सिस्टम में पावर के यूनिट बनेंगे फुट पाउंड पर सेकंड। और मजे की बात आपको बता देता हूं फिर साथ ही, 1 HP इन FPS इज 550 फुट पाउंड पर सेकंड। जरा कहीं पर लिख लीजिएगा। ये कन्वर्जन पहले एक दफ़ा पूछी हुई है, इसलिए आप लोगों को ज़रा बता दिया मैंने यहाँ पे कि 550 इज फुट पाउंड पर सेकंड, 746 वाट इज ऑलमोस्ट 550 फुट पाउंड पर सेकंड। गॉट इट, ज़रा लिख लीजिए कहीं पे। ले जी, आपके सामने ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बस 2 बातें आपके साथ और करनी है, फिर इंशाल्लाह द टॉपिक हैज़ बीन, द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। फिर आपका चैप्टर फड़क जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह
वो वी हैव ऑलरेडी डन इट, हम उसे कर चुके हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल और मेरे जहन में आया तो आपसे वो भी पूछ लूँगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है ज़रा देखिएगा, बड़ा अहम प्रिंसिपल है। कुछ सवाल इस पे पूछे जाते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सवाल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, मेरा पुत्र जरा देखने तवज्जो कर रहे हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि जो काम बॉडी पे किया जाता है उस काम के नतीजे में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। मिसाल के तौर पे गाड़ी ख़राब हो गई, आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, गली के 5-7 बच्चे इकट्ठे होकर गाड़ी को धक्का लगाने शुरू हो गए। लारिश 550 कैसे आया? आया है 550 कैसे आया? बच्चों इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर तो नहीं समझ आएगी तो मैं आपकी आज वॉल पे ना इसका सोल्यूशन करके पोस्ट कर दूंगा कि कैसे आया, ठीक है। अगर तो नहीं सॉल्व हुआ आप लोगों से 550 अप्रॉक्सीमेटली 550 है तो इट इज समथिंग लेस देन 550, 540 समथिंग आता है, 547 548 आता है, अप्रॉक्सीमेटली 550। तो मैं आपको जो है ना, अगर तो सॉल्व करके देखिएगा, आज तक अगर सॉल्व ना हुआ तो मुझे बताइएगा, तो मैं उधर एमडी कैट में वॉल पे पोस्ट कर दूंगा इसका छोटा सा वो सोल्यूशन बना के, ठीक है। सो आई एम बैक टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को जरा समझाने लगा था मैम। तला मैंने वो सिर्फ ये बताया कि वो जो हॉर्स पावर है ना 746 वाट, उसको कन्वर्ट किया हॉर्स पावर में, दैट उसको कन्वर्ट किया फुट पाउंड पर सेकंड में, दैट इज 550 फुट पाउंड पर सेकंड। यानी कि पावर का जो एचपी यूनिट है उसे एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया सिर्फ। दो में क्या चीज़ रिपीट करूँ, मुझे बता पुत्र, मुझे बताएं, मैं रुक गया हूँ, आप लोग बताएंगे क्या चीज़ रिपीट करनी है, फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा। यस आई एम लिसनिंग जी, बच्चों बताइएगा जी। बख्तावर चलता हूँ, ज़रा एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हो गई इसलिए मैंने ज़रा यहाँ पे ब्रेक लगा दी। देखिएगा आज मैं स्पीड से काम कर रहा हूँ, स्पीड से चीज़ें चला रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की स्पीड बन ही गई है। जो अभी बताया फुट पाउंड पर सेकंड वैल्यूज को करना है लारिश फुट, अच्छा इसको रिपीट कर दूं, ये सवाल है आपका लारिश, फुट पाउंड पर सेकंड को रिपीट कर दूं। ओके लारिश बेटा, देखें थोड़ी कोशिश करें इसे कन्वर्ट करने की, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। न्यूटन टू पाउंड, न्यूटन को पाउंड में कन्वर्ट करना है, मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन बताई हुई है ऑलरेडी, और सेकंड जो बॉटम है वो ऑलरेडी सेकंड रहेगा। सो इफ इट इज 746 न्यूटन मीटर पर सेकंड, जाउल पर सेकंड है ना, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, सो यू विल कन्वर्ट न्यूटन इनटू पाउंड, मीटर इनटू फुट, सेकंड एज इट इज सेकंड रहेगा। तो ऊपर आपने कुछ किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है, किसी चीज को डिवाइड करना है। सो ये आपने खुद करना है, ये आप खुद कीजिएगा, करना हुआ तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और रोशेल का भी कमेंट आ गया कैसे आया? अच्छा कैसे आया यार, ये देखो ना, है अभी मेरा पुत्र इधर ही फंसा हुआ है, कैसे आया? मैंने बताया था कि ये 746 जाउल्स पर सेकंड वाट होता है ना, तो ये देख मेरा पुत्र, ये जाउल किसके इक्वल होता है? 746 जाउल बोले तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? पाउंड। मीटर लेंथ का यूनिट है, तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है? फुट, और सेकंड एज इट इज आएगा। सो ये यूनिट्स क्या बन गए? यूनिट्स बन गए फुट पाउंड पर सेकंड, यानी कि एफपीएस सिस्टम में पावर के यूनिट्स फुट पाउंड पर सेकंड होते हैं, ठीक है। सो इतनी सिंपल सी बात थी यार। अब उस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बातें, उम्मीद है नुमान तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। आगे तुम्हारा नाम नुमान ही है, तुम अपना नाम ही बदलते रहते हो। मैं सर कंटिन्यू रखूं इशुदन? हाँ अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहा था। व्हाट इज मींट बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? समझाने ये लगा था कि आप किसी भी बॉडी पे जितना काम करते हैं वो बॉडी पे किया जाने वाला काम उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज की शक्ल में उभरता है। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दे रहा था कि आप मिसाल के तौर पे गली में बच्चे खेल रहे हैं और किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, उसने गली के सारे बच्चे इकट्ठे किए, चलो भाई मेरी गाड़ी को धक्का लगाओ, गाड़ी चलाओ। अब आप सब लोगों ने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया, तो आप कर क्या रहे हैं? गाड़ी पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिसके नतीजे में गाड़ी फासला तय कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। सो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग वर्क ऑन द कार। ऐसे ही है ना,
आपकी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क। सो आप गाड़ी पे धक्का लगाते हुए असल में गाड़ी पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी पे कम काम करेंगे, गाड़ी पे कम फोर्स लगाएंगे, तो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ेगी। लेकिन अगर उस गाड़ी वाले ने आपको लालच दिया कि मैं सब बच्चों को 10-10 रुपये दूंगा, ज़ोर से धक्का लगाओ, तब आपने क्या किया, उस 10 रुपये की खातिर जान जोखों का काम किया और पूरी जान का जोर लगा के गाड़ी को धक्का लगाया। यू आर डूइंग नाउ मोर वर्क ऑन द कार। द ग्रेटर वर्क यू विल डू ऑन द कार, द ग्रेटर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे गाड़ी पे, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो हमें एक पॉइंट समझ में आ गया कि जितना काम किया जाता है बॉडी पे, वो सारे के सारे काम उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के ऊपर एक सवाल है फिर, ये हो ज़ैनब बेटा, ये आपने वो क्या किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ओ पुत्र, ये पाउंड तुमने लिखना चाहा है। मैं क्या पता नहीं, पॉन्ड्स ब्यूटी क्रीम की तुम इश्तिहारी करना शुरू हो गई हो, और वो पाउंड है, POUND, पाउंड, राइट। सर हम कहेंगे 10 हमसे ले ले, धक्का ना लगवा। अच्छा रिजोगरल, ठीक है, मैं आपको क्या जवाब दूँ रिजोगरल। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल है, ज़रा सवाल गौर से देखना है। उस सवाल का जवाब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपने अपने दिमाग के साथ सॉल्व करना है। अ कार ऑफ मास m हैज़ एन इंजन, अ कार ऑफ मास m हैज़ एन इंजन producing power P। एक गाड़ी है जिसका मास m है, उसका इंजन P पावर प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, द मिनिमम टाइम required by the car to accelerate from rest to velocity v। सवाल क्या है जी, आपने टाइम कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए इज mv by p, option b is p over mv, c is mv square over p, और डी ऑप्शन इज mv square over 2p। जरा इसका जवाब बताइएगा। सर जी माउस आ गया मेरे हाथ में, मैं आप लोगों के साथ कमेंट पढ़ लूँ, फिर मैं देख लूँ आप लोगों की कितनी की इज्जत करनी है। जी फिर ज़रा इसका जवाब दीजिएगा ज़रा, शाबाश। अ कार ऑफ मास m हैज़ इंजन प्रोड्यूसिंग अ पावर p, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द कार टू एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू द वेलोसिटी v। क्या ख्याल है जी, ज़रा बताइएगा। डी mv स्क्वायर ओवर 2p, शाबाश। डी बख्तावर ने भी डी 3 दफ़ा लिख दिया। और बाकी बच्चे भी जरा जवाब दीजिए, शाबाश। तंजीम डी, शाबाश। मेरी नहीं चल रही कल से, ईशा को अपनी पबजी की पड़ी है। पुत्र पबजी खेल ले, इंटरनेट बाद में दे दी है पुत्र। ईशा अरुषे डी, अच्छा शाबाश। ईशा पुत्र जरा मेरा बच्चा सवाल पढ़ के मुझे सवाल का जवाब दे। उस्मान ने जवाब दिया सी, उस्मान के जवाब भी कभी कभार ही आते। उस्मान नाइस ट्राई, बट ज़रा दोबारा सोचिए, आपका जवाब ठीक नहीं है। चलो ईशा को VPN की पड़ी हुई है, पबजी की पड़ी हुई है, पबजी की अम्मी, इसका जवाब दे दो जरा। शुक्र है तुम्हारा जवाब आ गया। उमर डी, ओके। जरा देखिएगा सवाल को हल कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट यहां पे उसने जिक्र कर दिया पावर का, तो आपके पास डायरेक्ट वर्क डन की वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो यहां से वर्क निकालें, वर्क इज पावर इनटू टाइम।
सो आप इस फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, वह की जगह P डॉट टी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज 1/2 mv²। टी किसके इक्वल आएगा, टी वुड बी इक्वल्स टू 1/2 mv² ओवर p। तो ये बन जाएगा mv² ओवर 2p, जो करेक्ट ऑप्शन था डी। क्यों भाई उस्मान, बात समझ में आया? दानिया पुत्र सोल्यूशन मैंने कर दिया आपके सामने, बताओ पे समझ में आया? अब ना ईशा गायब हो गई है। फरहा वीपीएन से ऐड हो जाती है, ऐड बैन हो जाती है आईडी। यार इतनी दुनिया पबजी के पीछे पागल है, यकीन करें। मैंने ईशा वीपीएन से डाउन करो, मैंने आज तक कभी पबजी को डाउनलोड ना किया और ना खेला। जोंग डाटा यूज़ करो चलेगी, वाह रे वाह, हकीम है सारे, पर हैकर्स की नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात, कुर्बान जाऊं। सारी हुब्बुल वतनी हम पबजी के ऊपर खेल के पूरी करते हैं। तो मैं भी नहीं खेलती। बख्तावर पुत्र देख, तू मेरा छोटा पुत्र है, मेरी छोटी थी, मेरी बहन, देख हम कितने सिमिलर हैं, हम नहीं खेलते। ठीक है जी तंजीम, फोकस ऑन लेक्चर, शाबाश मुनीब, देखा ही इज़ अ गुड गाय। लेकिन जी इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और, फिर आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म। आए कॉन्सेप्ट और, आज का लेक्चर बहुत आसान था, चीज़ें आसान थी, तो लिहाजा इजी हो गया ख़त्म। लेकिन कल के लेक्चर में मुझे आप लोगों की बच्चों मुकम्मल तौर पर तवज्जो चाहिए। देखिए मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ अपने सारे बच्चों के साथ, इफ़ यू विल नॉट पे द अटेंशन ऑन लेक्चर, यू विल मिस सो मैनी थिंग्स। व्हेन यू विल मिस सो मैनी थिंग्स, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जब खो बैठेंगे तो वो आपका प्योरली एक लॉस है। तो आप लोगों ने तवज्जो करनी है कल के लेक्चर पे। कल के लेक्चर चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, अच्छा खासा टफ लेक्चर होगा, तो आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे मुझे चाहिए। ईशा बेटा ठीक हो गया, नहीं जी ईशा, देखा ना मेरे सारे कितने शरादियाँ आ गए। नहीं जी एक सवाल और, अब ये सवाल जो मैं आपको करवाने लगा हूँ ना, ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक हो गया नुमान, अच्छी बात है, शाबाश। बस ये सवाल ज़रा देख लें, आखिरी सवाल आज का, उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म। उसके बाद थोड़ी सी आपसे जैसे ही गुफ्तगू करेंगे, गपशप करेंगे, उसके बाद और मज़ीद नहीं पढ़ना। बस ये सवाल आज आखिरी करवाना मैंने। सवाल है जी, ज़रा देखिएगा। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, वी हैव 20 bricks of mass m and thickness h। हमारे पास 20 ईंटें हैं, हर एक का मास m है और उस ईंट की जो थिकनेस है, मोटाई है, h है। हाउ मच वर्क इज डन in order to stack them on one and other. We have 20 bricks of mass m and thickness h. How much work is done in order to stack them on one another? 20 ईंटें हैं हमारे पास, हमने उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना है और स्टैक करते करते एक पूरी लाइन बनानी है। यानी स्टैक का मतलब कुछ इस तरह से होता है, अगर लेट से एक ईंट ये पड़ी है ज़मीन पे, तो दूसरी इसके ऊपर रखनी है, दूसरी कैसे पतली हो गई, दूसरी इसके ऊपर रखनी है, तीसरी उसके ऊपर रखनी है, तीसरी ज़्यादा ही लंबी हो गई, तीसरी उसके ऊपर रखनी है, और करते करते हमने पूरी की पूरी 20 ब्रिक्स को ऐसे स्टैक करना है वन ऑन अनदर। हाउ मच वर्क इज डन? ऑप्शन ए है mgh, ऑप्शन बी है 20 mgh, ऑप्शन सी है 200 mgh, ऑप्शन डी है 190 mgh। ले जी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, जरा बताइएगा। हाँ जी, तो ओवरऑल एक्सरसाइज का सवाल है, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज के सवाल में 10 ब्रेक्स थी और चीज़ें काफ़ी सिंपल थी। इसके बावजूद उसे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर सोल्यूशन करना पड़ता था। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 mgh 20 खाली mgh का भी कमेंट आया रमशा का, कशफ नसीर ने
एर्तुगरुल ने जवाब दिया 1 mgh प्लस 2 mgh। एर्तुगरुल के आगे डॉट डॉट आपने लगाया हुआ, ये कहाँ तक जा रहा है? अली नाम है आपका, अली आगे डॉट 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 कहाँ तक लेके जाना? इन्फिनिटी तक ऐड करते चले जाना। लुबाबा 200 mgh, उमर 20 mgh, तंजीम 20 mgh। अच्छा राइट, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। एक दो बच्चे और कमेंट दे दें, फिर मैं आपकी तवज्जो को साथ लेके चलूँगा, सवाल को सॉल्व करूँगा। आमना 20 mgh, दानिया डी, दानिया ने क्या कहा? डी ना 190। इतनी देर में तो यकीन करें अगर आप सॉल्व करना शुरू करते तो आप सॉल्व भी कर चुके होते। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है सवाल को। देखिएगा इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका पहले बताता हूँ, असल तरीका क्या है जिस तरह आपने पढ़ा हुआ। तो पहली ईंट तो देखो ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसे मजीद ज़मीन पे कहीं रखने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ईंट को यहाँ से उठा के इधर रखना है, तो दूसरी ईंट को उठाने के लिए कौन सी ईंट को उठाने के लिए? सेकंड ब्रिक को उठाने के लिए क्या काम करना पड़ा? mgh। अब तीसरी पड़ी हुई थी, तीसरी को उठा के इसके ऊपर रखा, तो किसको उठा के रखा? थर्ड वन को। थर्ड वन को उठा के रखने के लिए कितना काम करना पड़ा? एक h ये है, एक h ये है, तो थर्ड वन को उठा के रखने के लिए कितना काम करना पड़ा? 2 mgh। इसी तरह जब फोर्थ वन ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर चौथी रखेंगे, कौन सी रखेंगे? चौथी रखेंगे, फोर्थ रखेंगे, तो फोर्थ को रखने के लिए एक h चाहिए, दूसरा h चाहिए, तीसरा h चाहिए। इसको रखने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 3 mgh। सो करते करते जब 20वीं रखेंगे तो 20वीं के लिए काम करना पड़ेगा 19, एक अदद कम। तो देखो गौर से, एक पहले वाले के लिए काम 0, दूसरे के लिए mgh, तीसरे के लिए 2 mgh, करते करते 19 mgh। अब आप mgh को कॉमन ले लोगे, 0 + 1 + 2 + 3 अप टू 19, सबको ऐड करोगे, उसको mgh से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जवाब आएगा। ये तरीका काफ़ी लंबा है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा, एक आसान सा शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने जो बनाया था इसका, दैट इज n/2 × 1 + लास्ट। अच्छा जी, 1/2 लास्ट की बजाय कर लें 1/2 + n। अभी n क्या है जी, जरा गौर देखिए, गौर से देखिएगा। ये फॉर्मूला शॉर्टकट मैंने आपके सामने लिख दिया, उसको कहीं लिख लिए। ब्रिक्स के लिए सवाल, ब्रिक्स के सवाल के लिए शॉर्टकट है, आपके पास जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं उनमें से एक माइनस करें। 20 में से एक माइनस किया 19, सो 19 इज n। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, ये बन जाएगा n 19/2 1 + 19, ये हो जाएगा 19/2 1 + 19 बोले तो 20 कट गया, ये बन गया 10 × 19 इज 190 mgh। ऐसी चाहे 10 ब्रिक्स हो, चाहे वीडियो इज गेटिंग ब्लर। सर देखिएगा वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही? वीडियो ठीक है बेटी, अगर आपकी वीडियो ब्लर हो रही है दैट मीन्स कि आपका इंटरनेट स्लो हो गया, ऑटो पे आपने सेट किया हुआ है, और जिसकी वजह से 720 की बजाय 360 की 140 के ऊपर रेजोल्यूशन चली गई, दैट्स वाई। सो याद रखिएगा इस फार्मूले से n/2 1 + n के फार्मूले से आप जितनी मर्जी ब्रिक्स हों, चाहे 100 ब्रिक्स हों, 100 ब्रिक्स के लिए आप क्या करोगे? यही फार्मूला 100 ब्रिक्स के लिए कैसे लगाओगे? देखो जरा, 100 ब्रिक्स के लिए यही फार्मूला कैसे लगेगा? 100 में से 1 माइनस के 99, 99/2 1 + 99, तो ये क्या बन गया? 99/2 1 + 99 दैट इज 100, कटा 50 आ गया, 50 को 99 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, शाबाश नुमान, ठीक हो गया, क्लियर, गॉट इट। ले जी, अब मुझे बताएं आप लोगों का कोई सवाल है यहाँ पे? इस चैप्टर में से एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया डिस्कस होने वाला। दैट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, वो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को चैप्टर नंबर 5 में ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ पढ़ाऊंगा, वहाँ पे शेयर करूँगा। इसके अलावा इस चैप्टर के एंड पे 3-4 टॉपिक्स हैं फॉर
जिनका नाम है नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपने एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। दे आर प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इंतहाई थ्योरेटिकल टॉपिक्स, उसमें कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ मौजूद नहीं है। आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है। पहला जो था दैट वाज एनर्जी फ्रॉम वेव, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, आपको याद होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ। फिर उसके बाद आ गया सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ये 4 एक टॉपिक हैं, 5 एक टॉपिक हैं। जो उनकी रीडिंग कर लीजिएगा उसमें आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। सर N19 क्यों लिया? हफ्सा, इस N के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी, चले मैं समझाता हूँ आपको। हफ्सा, कहानी ये है कि N19 इसलिए लिया, पहली ईंट को रखने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ा। N होता है मैक्सिमम, लास्ट वाली वैल्यू। सो पहली ईंट को रखने के लिए काम करना पड़ा 0। टोटल ब्रिक्स थी 20। तो असल में काम कितना करना पड़ा? पहली के लिए 0, दूसरे के लिए mgh, तीसरे के लिए 2 mgh, तो आखिरी वैल्यू बनी 19। सो दैट्स वाई आखिरी वैल्यू को 19 लिया, यानी 1 माइनस एक्चुअल नंबर। अगर 25 होती ब्रिक्स तो आप क्या लेते हैं? 24 लेते हैं। अगर 10,000 ब्रिक्स होती तो आप 9,999 लेते हैं। बात समझ में आई? सर एक सवाल एक बच्चे का बड़ा अच्छा था, ईशा का क्वेश्चन है, मदर ऑफ पबजी का क्वेश्चन है। सर अगर बॉडी का मोमेंटम 0 हो तो एनर्जी भी 0 होगी। वेरी गुड क्वेश्चन ईशा। अच्छा बच्चों, ये बच्चों को इस बेटी का ज़रा सवाल सुनिएगा। उसने कहा कि अगर बॉडी का मोमेंटम 0 हो तो क्या उसकी एनर्जी भी 0 होगी? देखें, बॉडी का मोमेंटम कब 0 होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। मोमेंटम मैस तो 0 नहीं हो सकता। तो बॉडी का मोमेंटम कब 0 होगा? मोमेंटम इज गोइंग टू बी 0 व्हेन वेलोसिटी 0, यानी बॉडी जब रेस्ट पे है। अब मान लीजिए कि बॉडी रेस्ट पे, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैटिक है, मेरा मोमेंटम 0 है। इसका क्या मतलब है? क्या मेरी एनर्जी भी 0 है? नहीं। याद रखिएगा, एवरी मटीरियल, एवरी मैस, जो मैटर है, मैटर के पास एक एनर्जी होती है, पक्की होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ मैटर, दैट इज E इज इक्वल टू mc², जो चाचा आइंस्टाइन ने हमें बताया था। सो याद रखिएगा, if the body is at rest, its momentum can be 0 but energy can never be 0. Energy of no body can be 0. चाहे बॉडी रेस्ट पे चाहे मोशन पे, उसकी जो एनर्जी है दैट कैन नेवर बी 0। फिर आगे चलते, तंजीम फर्स्ट ब्रेक का तो 0 हुआ तो 20th का 19 आएगा। जी बेटा तंजीम ठीक है। मॉस कितने साल पुरानी? अच्छा ठीक है। हाँ वैसे मॉस कितने साल पुरानी? असल में ये जो मैंने आपको ब्रेक्स वाले क्वेश्चन का शॉर्टकट बताया ना, मैंने ये थोड़ी सी तहकीक की। तो आपने नाम सुना होगा गॉज का, गॉज। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया, n/2 × 1 + n, दिस फार्मूला वाज गिवन बाय गॉज टू ऐड द सीरीज। ये फार्मूला गॉजेज लॉ जो आपने पढ़ा हुआ सेकेंड ईयर में, ये उसने दिया था। तो उसके फार्मूला में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके मैंने ब्रेक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला बनाया। ठीक है। अच्छा उसके बाद यस, anything else? If you want to ask something, I am here standing in front of you, you can ask. आपके पास 2-1 मिनट हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो बिस्मिल्लाह। you can always share, you can always ask, you can always tell. I am here to listen, I am here to tell something. जी बच्चों 58 बच्चे हो गए, आबादी घट गई मेरे पास। जी अभी आइंस्टाइन का लॉ तो तब वैलिड होता है जब स्पीड ऑफ लाइट, नहीं ईशा नहीं, ये किधर गया? ये जो E = mc² लिखा है ना, इसका ताल्लुक स्पीड ऑफ लाइट के होने के साथ नहीं है। ये बताता है कि किसी भी बॉडी के पास कितनी एनर्जी पॉसिबली हो सकती है। तो किसी भी मैस के पास कितनी एनर्जी होगी, उस मैस को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, वो उसकी एनर्जी निकल आएगी। सर स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम पढ़ा दें। अली तुमने बहुत बड़ी बात कर दी। सर आपको साइंटिस्ट होने चाहिए, साइंटिस्ट। सर टेस्ट, जी बेटी टेस्ट अभी शुरू करवाता हूँ। लारिश सर फार्मूला दोबारा समझा दें। चले यार मैं फार्मूला दोबारा, कौन सा फार्मूला फिरासत? E = mc² या मुझे बता दो कौन सा फार्मूला मैं करवा देता हूँ। सर क्लियर, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं जी, आप समझ लेते हैं। टेस्ट होगा जी बेटी, टेस्ट होगा आज। टेस्ट ना होने वाली क्या बात है? आज मेला कोई है? जानी लूडो खेलें ही वेरी फनी, लूडो खेल। क्लियर सर। ईशा सर, जी बेटी
हाँ जी, गॉल्स लॉ वाला बंदा और किदा बंदा कश्यफ नसीर सर, कल का टेस्ट नहीं हुआ। कल का टेस्ट क्यों नहीं हुआ भाई? कल टेस्ट होना चाहिए था। ईशा, योर टीचिंग सर इज़ वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक करे कि मेरे अल्फाज आप तमाम बच्चे जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो, उनके रिजल्ट के लिए अच्छे। अल्लाह पाक मेरे अल्फाज को आप तक पहुँचाए, आप तक, आपके दिलों तक पहुँचाए, आप उसे समझें। आइंस्टाइन के लॉ की तब वैलिडिटी है जब भी स्पीड, मैं समझाता हूँ, ईशा मैं आपको समझाता हूँ। लवाइज क्लियर सर, ओके सर टेस्ट लें, और कल भी टेस्ट नहीं था, हुआ था यार, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ सर, एक भी नहीं हुआ इस मंथ में, मेरे मार्क्स 0/11 है। उत्तर ये तो पॉसिबल नहीं, रोज़ टेस्ट तकरीबन हो रहा है, सिर्फ डिस्कशन वाले दिन टेस्ट नहीं लिया था मैंने। अच्छा फरासत में आपके भी सवाल का जवाब देता हूँ। मैथ्स कंटिन्यूड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल ठीक है, सही, शाबाश। कशफ नसीर, शाबाश, वेरी गुड, थैंक्स सर। सबके 0/11 के। अच्छा चलिए सर देखिएगा, पहले वो ईशा वाला सवाल, E इज इक्वल टू mc² का मतलब है कि लेट से ये अगर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका मास 1 किलोग्राम है, तो ये पड़ा हुआ है ज़मीन पे, पड़ा हुआ रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसके पास कितनी एनर्जी है वो देखिएगा, इसके पास कितनी एनर्जी है। आइंस्टाइन ने कहा बेशक ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसके पास एनर्जी मौजूद है। मास की जगह 1 किलोग्राम पुट किया, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो आइंस्टाइन ने कहा बेशक ये 1 किलोग्राम मास चाहे कूड़े का ही क्यों ना हो, ज़ाया चीज़ का क्यों ना हो, इसके पास एनर्जी है 9 × 10⁻16 जूल्स, इतनी ज़्यादा एनर्जी है इसके पास। तो अगर आप, मेरा पुत्र 70 kg की हो तो 70 kg को c² से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि आपके पास किस कदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। आप उस एनर्जी को कहाँ कहाँ किस अच्छे काम में, प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करके दुनिया में तहलका मचा सकती हैं। अच्छा, सो ये इसका ताल्लुक बॉडी के मूव करने से नहीं है। दूसरा, फरासत ने कहा था वो ब्रिक्स वाला सवाल समझा दें, ब्रिक वाला फार्मूला समझा दें मेरी जान फरासत। ब्रिक्स वाला फार्मूला था n/2 × 1 + n। n क्या था? लेट से मैंने कहा था ना 20 ब्रिक्स हैं, तो n कैसे आएगा? 20 में से एक माइनस करो, 19 की वैल्यू n है। अगर कोई कह दे कि यार लेट से मेरे पास 100 ब्रिक्स हैं, 100 में से एक माइनस करो 99, वो n आएगा। तो मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ, n की वैल्यू पुट की 99/2, 1 + 99, तो फरासत क्या आ गया 99/2। 99/2 क्या होगा यार, जरा इसको करो, ये हो जाएगा 49.5 × 100, सो ये हो जाएगा 4950 mgh। सिंपल, ठीक है फरासत। हम मैंने एग्जांपल दी थी बेटी, जज़ाकल्लाह लवाइजा, शुक्रिया बेटी, आमीन सुमामीन। मैं आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मिस कर गया, ओके ठीक है। जज़ाकल्लाह। 70 kg बेचारी कैसे रहे पर अब ईशा पबजी में लग रही हो साल, ओनली इंग्लिश। और हसनैन तुम कहीं मौका ना जाने देना, तुम यहाँ पे भी शुरू हो जाओ, मैं सब समझता हूँ। नहीं जी बच्चों, यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, थैंक यू सो मच। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, टेस्ट करके जाइएगा, सो टेस्ट आज सॉल्व करके जाइएगा। आई विल सी द रिजल्ट ऑफ यू पीपल।